नमस्कार बच्चों। हमने इससे पहले समास, कबीर के दोहे, मीरा के पद और उसके साथ साथ मनुष्यता कविता के बारे में जानकारी की। यहाँ पे हमने एक व्याकरण की कक्षा ली और उसके साथ साथ 3 कविताओं को हमने देखा था। अभी मैं चाहता हूँ कि एक और जो पाठ है, पहला वाला जो आपको पाठ है बड़े भाई साहब, उसके बारे में इस कार्यशाला में हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बड़े भाई साहब के लेखक जो हैं प्रेमचंद, उनके जीवन का कुछ परिचय। प्रेमचंद हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। इनका जन्म वाराणसी के निकट लम्हे नामक गांव में सन 1880 में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ पड़ी। वे 10वीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए, टीचर बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हुए। सन 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था हंस। इस पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। सन 1936 में उनका देहांत हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ लिखी और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी, ये 2 इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। उनके द्वारा लिखित निबंध कुछ विचार और विविध प्रसंग नाम संकलन में संकलित हैं। यदि इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध विद्रोह की आवाज़ उठाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी इन्होंने प्रभावशाली साहित्य लिखा। यदि इनकी भाषा शैली पर देखेंगे, गौर करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के लिए बहुत प्रख्यात हैं।
उन्होंने लोकसभा को साहित्य मतलब लोक भाषा को साहित्यिक भाषा बनाया। उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट है। वे अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों का चुनाव करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जिस वातावरण में अपने पद स्थान के अनुसार जिस स्थिति में जो भाषा बोलता है उसी को व्याकरण के नियमों में ढालकर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। वे मानव मन में उठ रहे मनोभावों को प्रकट करने में बहुत बहुत कुशल हैं। चलिए अब हम देखते हैं बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं खुद प्रेमचंद। इसकी जानकारी करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे बड़े भाई साहब इनके खुद के बड़े भाई हैं जो 14 साल के हैं, प्रेमचंद 9 साल के। ठीक है, बड़े भाई साहब 14 साल के और ये इनके जो छोटे भाई हैं प्रेमचंद, ये इनकी उम्र है 9 साल। ये स्कूल में पढ़ते हैं तो ये प्रेमचंद हैं 5th स्टैंडर्ड में, 5वीं कक्षा में, ये 9th स्टैंडर्ड में। और 2 बार ये फेल होने के वजह से, बड़े भाई साहब फेल होने के वजह से अभी ये सिर्फ 3 क्लास आगे हैं बस। ये 5वीं कक्षा में है और उसके बड़े भाई 9वीं कक्षा में। तो उन्हीं को लेकर ये पूरा पाठ चलता है। यहाँ कुछ विविध पन्ने निकलते हैं, पल्लू निकलते हैं यहाँ पे। तो हम उन सारे चीज़ों को, इन पहलुओं पर हम ध्यान करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ मोड़ निकलते हैं कहानी में, जैसे कि बड़े भाई साहब का परिचय तो हम करा देंगे आपसे, और इसके साथ साथ किस तरह से बड़े भाई साहब छोटे भाई को नसीहत करते हैं, क्योंकि बड़े होने की जिम्मेदारी निभाते हैं। और उनके साथ साथ लेखक का टाइम टेबल, किस तरह से जब डांट पड़ती है बड़े भाई साहब से, प्रेमचंद किस प्रकार से टाइम टेबल को बनाते हैं, इन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। अगली जो कार्यशाला है इसमें और बहुत सारे पहलू निकलेंगे, तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशान किया करती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल न हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। तो इन चीज़ों को लेकर ये जो कहानी है, जो बड़े भाई साहब का इनका जो निजी कहानी है, ये यहाँ से निकलती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन बड़े भाई साहब का परिचय करवाता हूँ आपसे। लेखक के बड़े भाई हैं जो 14 वर्ष के हैं और लेखक यहाँ पे 9 वर्ष के। बड़ा भाई 2 साल फेल हो चुका था, इसलिए वह अब लेखक से केवल 3 दर्जे आगे थे, 3 क्लास आगे थे। वह पढ़ाई में चाहे कैसे भी हो, लेकिन बड़ा होने के नाते लेखक से डांट डपट करना और उस पर निगरानी रखना अपना परम धर्म समझते थे। लेखक देखता था कि उसका बड़ा भाई अक्सर किताब खोले बैठा रहता था, परंतु उसका दिमाग कहीं और होता था। वह अपनी कापियों और किताबों पर चिड़ियाँ, कुत्तों की तस्वीरें बनाते रहते थे और या एक ही नाम कई बार लिखा करते थे। इन बेतुकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता था, ना ही लेखक बड़े भाई से इनका अर्थ पूछने की हिम्मत रखते थे। तो ये हैं बड़े भाई साहब।
हमने देखा कि बड़े भाई साहब 14 वर्ष के होने की वजह से एक सदा इनकी क्या करते थे, निगरानी किया करते थे, और हर बार ये डांट डपट करके अपने छोटे भाई को क्या करते थे, निगरानी करते थे। ठीक है, अभी देखते हैं बड़े भाई की नसीहतें। लेखक का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, इसलिए वह मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और खूब खेलता था। कभी दोस्तों से गप्पे मारने, कभी झूलने का मज़ा। परंतु कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई पूछते थे, कहाँ थे? उनका रुद्र रूप देखकर लेखक कांप जाता था। वह मौन धारण कर लेता था। इस पर बड़ा भाई स्नेह और रोष भरा उपदेश दिया करता था। कहते थे, अंग्रेजी पढ़ना हंसी खेल नहीं है। मैं रात दिन आंखें फोड़ता हूँ, तब जाकर यह विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते। मुझे देखो, मैं कोई खेल तमाशा नहीं देखता, फिर भी एक क्लास में 2-3 साल लगते हैं। तुम यूं ही खेलते रहो तो उम्र बीत जाएगी। इससे तो अच्छा है कि घर चले जाओ। दादा की मेहनत की कमाई इस तरह आप बर्बाद मत करो। जब कभी भी लेखक जो छोटे हैं प्रेमचंद खेलने जाते तो इस तरह से क्या करते थे, बड़े भाई साहब नसीहत करके अपने छोटे भाई पर निगरानी करते थे। तो ऐसा होने के बाद लेखक के मन में ये आता था कि चलो अभी हम पढ़ाई को जिस तरह से बड़े भाई साहब पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से मैं भी पढ़ूं। इसलिए वो क्या किया करते थे, टाइम टेबल बना लेते थे। किस तरह से बनाते थे देखिएगा। भाई साहब की बड़ी बातें सुनकर लेखक खूब रोता पछता था। भाई ऐसी ऐसी चुपती बातें कहते कि लेखक का कलेजा कांप जाता। वह निराश हो जाता, परंतु कुछ देर बाद फिर से हिम्मत लौट आती। वह पढ़ाई में जी लगाने का इरादा करता। वह नए सिरे से टाइम टेबल बनाता, रोज़ की दिनचर्या बनाता, उसमें खेलने का समय बिल्कुल भी न रखता। परंतु पहले ही दिन से उस टाइम टेबल की अनदेखी शुरू हो जाती। मैदान की खुली हवा, फुटबॉल और वॉलीबॉल देखते ही वह फिर से मैदान की तरफ दौड़ पड़ता था। परिणाम स्वरूप उसे फिर से भाई साहब की नसीहतें और झिड़कियाँ सुननी पड़ती। उसके लिए भाई का सामना होना नंगी तलवार जैसा प्रतीत होता था, परंतु वह क्या करे, उससे खेलों और तिरस्कार न हो पाता था। मतलब वह कभी भी खेल को तिरस्कार के नज़र से नहीं देखा करते थे। प्रेमचंद का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था और मैदान में बहुत ज़्यादा। यदि हम उनके बड़े भाई को देखते हैं तो उनका मन खेलने कूदने इस तरह से चीज़ों में बिल्कुल नहीं लगता था। दिन भर पढ़ाई करते थे, उसके बावजूद भी बड़े भाई साहब फेल हो जाते थे और छोटे भाई आप आगे देखोगे कि किस तरह से फर्स्ट क्लास से आगे पास होते चले जाते। इस श्रृंखला में, इस कार्यशाला में हमने प्रेमचंद जी के जीवन के परिचय, उनके रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं, उनकी भाषा शैली के साथ साथ बड़े भाई साहब का परिचय, बड़े भाई साहब किस तरह से नसीहत करते हैं और इन नसीहतों के आधार पर किस तरह से प्रेमचंद जी मतलब छोटे भाई किस तरह से टाइम टेबल बना लेते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अपनी किताब बड़े भाई साहब पाठ में जो पृष्ठ संख्या 55 में है, तो इसके साथ साथ इस सारांश के साथ साथ आप भी पाठ पढ़िएगा और इसके साथ साथ मैं अंत में आपको प्रश्न भेजूंगा, इसका भी आप उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा।
और किताब पढ़ना ना भूलिएगा। इसके साथ यदि कोई भी आपको दिक्कतें या मुश्किलें लगती हैं तो आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में भी आप हमें पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि प्रेमचंद ने सबसे पहले उर्दू के साथ इन्होंने साहित्य लिखना शुरू किया था। तो बहुत सारे इस हिंदी पाठ में बहुत सारे उर्दू शब्द आपको मिलेंगे। यदि आपको कहीं दिक्कत लगती है तो आप हमें तुरंत कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।